हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दुविधा। बहू जरा मेरे लिए उपमा बना देना। पैर हाथ खींचे जा रहे हैं और बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। ममता जी ने अपनी बहू नैना को ऊपर कमरे में आकर कहा, जो फोन पर बातों में लगी थी। कहकर आने के आधे घंटे बाद तक जब ममता जी को ना उपमा मिला ना किचन से कोई आवाज़ आई तो वो फिर बहू के कमरे की ओर चल दी। 5 मिनट में बना के दे दे बहू, फिर जितना बात करना होगा कर लियो। पेट अजीब सा हो रहा है। गुस्से से फ़ोन काटकर नैना ने सास की ओर घूरते हुए कहा, कितनी भूख लगती है आपको। हाँ, सुबह उठकर बिस्किट ड्राई फ्रूट्स के साथ चाय, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, और अभी तो 5 भी नहीं बजे और चिल्लाना शुरू। लगा क्या रखा है ये आपने। आपके साथ ही तो मैंने भी लंच किया है। मेरे तो हाथ पैर नहीं खिंच रहे, ना चक्कर आ रहे, ना कमजोरी लग रही। तबीयत खराब से अभी अभी ठीक हुई हूँ ना बहू। पता नहीं दवा का असर है या और कुछ, पर बहुत भूख लगती है। डॉक्टर ने भी कहा है 2-2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहना है। थोड़े दिनों की बात है ना, बना दो। मुझे चक्कर आने का डर ना होता तो खुद बना लेती। हाँ, एक आप ही बीमार पड़ी थी ना। हम तो लोहे के बने आए हैं। सुबह से एक पैर पर खड़ी रहती हूँ। अभी जरा आराम के लिए क्या आई। आपको अच्छा नहीं लगने लगा ना, तभी तो परेशान कर रखा है। तनतनाती हुई नैना रसोई की ओर बढ़ गई। ममता जी ने घड़ी देखा, 5 बज चुके थे। 1 बजे खाना खत्म करके वो कमरे में चली गई थी। पता नहीं क्या हो गया है बहू को, वरना वो ऐसी मुंहफट और गुस्सैल कभी न थी। शायद 15-20 दिन से उसके बेड पर रहने के कारण बढ़े हुए काम ने नैना को चिड़चिड़ा बना दिया है। खैर, थोड़ी देर में लगभग पटक ही गई। सामने उपमे की प्लेट नैना। आत्मा तो रो उठी, पर मन ने खुद को समझाया, इस अपमान से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ठीक होना ही होगा। अभी पहला चम्मच मुंह में डाला ही था कि बहू का फोन फिर बजा। हाँ बुआ जी, चरण स्पर्श, कैसी हैं आप। बुआ जी यानी उनकी ननद रागिनी ने नैना को फ़ोन किया, पर कैसे और क्यों। शादी के बाद अभी उसके बीमार पड़ने पर 2 दिन के लिए आई थी बहू से मिलने। मिलने क्या, उनका तो मकसद होगा देखना कि सास बहू में कैसी चल रही है। क्योंकि जब अपनी भाभी से ना पटी कभी उनकी, तो भाभी की बहू से मिलने का क्या मतलब। ममता को सास तो कभी सास जैसी लगी ही नहीं, माँ ही थी वो हर तरह से। पर हाँ, ननद ने सास वाली फीलिंग भर भर के दी। हर चीज़ पर टोक टाक, नुक्स निकालना, जी भरकर सुनाना। कभी कभी अजीज होकर रो पड़ती तो पति समझाते, ममता दीदी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई और ससुराल भी अच्छा नहीं मिला। असमय गृहस्थी के भार और वहाँ की प्रताड़ना ने उन्हें ऐसा बना दिया है। उन्हें कुछ कहना या टोकना नहीं। मैं तुम्हें रुई ला दूंगा। जब वो बोलें तो कान में डाल लेना। माना बहुत कष्ट परेशानियां झेली होंगी दीदी ने, पर उससे तो सबक लेकर उन्हें सीखना था ना, कि उल्टा उसका बदला वो अपनी भाभी से ही लेंगी। ये कौन सा तरीका था अपना दुख कम करने का। खैर, पास के गांव में रहने वाली दीदी हमेशा आती जाती रहती और उसकी बैंड बजाती रहती। तब की बहू थी तो बर्दाश्त करना ही था और चारा भी नहीं था कुछ। सास ससुर के बाद और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जब सहेराना हुआ, तब चैन की सांस ले पाई थी ममता। हालांकि दीदी जब तब यहाँ भी पहुँच जाती थीं और गांव की ही तरह सप्तम सुर में शुरू भी हो जाती थीं। पर एक दिन भाई ने टोका, दीदी ये सोसाइटी है, यहाँ रोज़ रोज़ हल्ला गुल्ला हुआ तो आसपास के लोगों की शिकायत पर हमें निकाल दिया जाएगा। मैं बोलने से मना नहीं करता, पर धीरे धीरे बोलो दीदी। फिर थोड़ी ढीली पड़ी थी वो। बढ़ते हुए भतीजों में भी अपनी छवि अच्छी बनानी थी, तो अब थोड़ा बहुत संभल कर बोलने भी लगी थी। पर समय के साथ आना तो काफ़ी कम होता गया, पर मन का विषाद कम ना हुआ। अभी भी भाभी उनकी नज़र में इंसान नहीं हैं, उनकी अपनी नहीं हैं, दुश्मन हैं। अब समझ में आया। इस बार जब वो आई थी तो ममता अनमनी सी थी। बुखार आ रहा था, सर दर्द, बदन दर्द था, तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। शायद अपने मन का जहर उन्होंने थोड़ा बहुत बहू के मन में भी भर दिया हो। शायद इसलिए बहू बदली बदली सी नजर आ रही है। पर क्या कहा, कैसे कहा और कैसे समझाएं वो बहू को। उसने तो जानबूझकर बुआ के बारे में कभी बहू को कुछ गलत नहीं कहा और हमेशा बहुत अच्छे से पेश आई उनसे, सोचकर कि इससे तो उनकी भी छवि बिगड़ेगी। बहू की नज़र में ऐसे ही ननद भाभी के रिश्ते बदनाम हैं। पर दीदी तो फ़ायदा उठा गईं, लेकिन बहू को भी तो समझना चाहिए ना। वो अपनी सास को साल भर से देख रही है। समझ में नहीं आता कौन कैसा है। उसके खिलाफ यहाँ आकर जो भड़काया सो भड़काया ही। अब फ़ोन पर भी बहू को जाने क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हैं। अब वो कुछ बहू को बोलेगी तो वो समझेगी ही नहीं, क्योंकि दीदी ने पहले सब कुछ नमक मिर्च लगाकर बोला होगा।
पर हाथ रखकर बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा। दिन ब दिन उनकी सुन सुनकर बहू की इज्जत और प्यार तो घटते ही जाएंगे उसके प्रति। कुछ तो करना होगा बहू। पता है मेरा बड़ा अरमान था कि मेरी एक बेटी भी हो। बेटियों से घर हरा भरा होता है, चहल पहल रहती है। और सच बताऊं, जब छोटा होने वाला था तो मुझे लगता था बेटी ही होगी, मेरे उदित को बहन मिल जाएगी। हाँ, पहले से बेटा हो तो दूसरी संतान सबकी इच्छा होती है कि बेटी ही हो। मटर छीलती नैना बोली। और भी एक बात थी, शायद तुम हंसोगी भी सुनकर। मुझे लगता था कि मेरी होने वाली बहू की एक ननद भी हो। असल में ननद का अनुभव मेरा इतना अच्छा रहा है ना कि क्या बताऊं। दीदी ने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया, समझाया और वक्त वक्त पर मेरा मार्गदर्शन भी किया। अब देखो ना, मैं बीमार पड़ी और वो खुद ब खुद आ गईं। दिल का रिश्ता है ना। ममता ने देखा नैना के मुंह पर दुविधा सी आई, पर उसने कुछ बोला नहीं। मतलब तीर निशाने पर लगा। फिर तो आए दिन किसी न किसी बात पर ममता ननद की तारीफों में कसीदे पढ़ना शुरू कर देती और नैना चेहरे और मन में अविश्वास लिए सुनती रहती। उधर बुआ जी का फ़ोन भी हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाता। उनका बुराई पुराण अलग जारी था। दोनों की विरोधाभासी बातें लगातार सुनते सुनते एक दिन नैना फटी पड़ी। बस कीजिए मम्मी जी, इधर आप बुआ जी की तारीफ़ों का गुणगान करती हैं, उधर बुआ जी भाभी ऐसी भाभी वैसी, भाभी ने ये किया था, भाभी ने वो कर दिया था, सुनाती रहती हैं। इरादा क्या है आप दोनों का? दोनों ननद भाभी मिलकर पागल कर देंगी क्या मुझे? ममता नैना की इस बात पर जोरों से हंस पड़ी। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें कौन सच्चा लगता है और कौन झूठा? अब तो दोनों ही सच नहीं लगते। पहले पहले बुआ जी सच लगती थीं, पर क्या इंसान में सिर्फ बुराइयां ही होती हैं? आपने क्या आज तक एक भी अच्छी चीज़ नहीं की उनके लिए, दादाजी दादी जी के लिए? ये तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और आपकी बात इसलिए सच्ची नहीं लगती क्योंकि बुआ जी की बातचीत और तेवर से ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी और इतने गुणों की खान हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मुझे सच झूठ में अंतर समझ में आता है, नैना ने कहा। पर बहू, अब भले ही समझ रही हो, पर शुरू शुरू में तो बदलाव आया था तुम्हारे व्यवहार में। हाँ, वो शुरुआत थी ना बुआ जी के बुराई पुराण की, और बात भी उन्होंने ऐसे ही बोल दी थी। बताओगी क्या बोला था? आप बीमार थीं तो आपको मैं वक्त पर सारी चीज़ें कमरे में दे रही थी, तो उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा था, बहुत किस्मत वाली हैं भाभी जो ऐसी बहू मिली। खुद तो मेरे माँ बाप को खाने पीने के लिए तरसा देती थीं। 2 टाइम खाना बनाती थी बस, और फिर रेडीमेड खाने से काम चलाने को कहती थीं। सुबह और रात के खाने के बीच क्या मजाल, जो कुछ बना दें। अच्छा ये बात, पर उन्होंने ये तो नहीं बताया होगा ना कि तब गैस चूल्हे नहीं थे। हमारे घर में कोयले के चूल्हे पर खाना बनता था। एक बार सुबह और एक बार शाम को चूल्हा जलता था और सारे काम होते थे। अब भला बीच में मैं क्या बनाकर और कैसे बनाकर देती, तुम ही बताओ बहू। पर इसी के उपाय में मैं ढेर सारी मठरियाँ और नमकीन बनाकर रख देती थी, ताकि उन्हें भूख लगे या मेहमान आए तो ठीक रहे। वो ये भी कह रही थी, एक बार बाबूजी गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, दिन भर गर्म पानी पीने को बताया था वैद्य जी ने, पर तुम्हारी सास एक बार ही पानी गर्म करके पतीले में रख देती, जो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता था, और बेचारे बाबूजी को ठंडा पानी ही पीना पड़ता था। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! तुम्हें पता है बहू, जब डॉक्टर ने ऐसा बताया था तो मैंने तुम्हारे पापा जी को शहर भेजकर मिट्टी के तेल से चलने वाला स्टोव मंगाया था, और जब बाबूजी को पानी की या काढ़े की ज़रूरत पड़ती थी तो झट से उस पर बनाकर दे देती थी। तो कितनी तारीफ़ें करते थे अम्मा बाबूजी मेरी। इस बार जब जाओगी गांव तो पीतल की वो स्टोव दिखाऊंगी तुम्हें, ममता ने पुराने पलों को याद करते हुए कहा। मैंने देखा था वो स्टोव मम्मी जी, जब कुल देवता की पूजा करने हम लोग गांव गए थे, और उन्होंने बताया भी था कि इस पर पानी गर्म होता था, काढ़ा और चाय इसी पर बनती थी। हमारे घर जब दादी दादाजी थे, सारी मम्मी जी बुआ जी की इन्हीं भड़काने वाली बातों को सुन सुनकर आपकी बीमारी में मैं आपको इग्नोर करने लगी थी। वो कहती थी, जैसा किया है वैसा तो भरेगी ना। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता और करता बहू, पर समय के साथ तुमने फिर अपनी सोच को सुधार लिया। ये तुम्हारा बड़प्पन है। अब मैं बुआ जी का फ़ोन ही रिसीव नहीं करूँगी, बड़ा मन खराब हो जाता है सब सुनकर। नहीं नहीं, फ़ोन रिसीव नहीं करोगी तो वो सुनाने यहाँ भी चली आएंगी। वही करो ना जो तुम्हारे पापा जी मुझसे करने को कहते थे, कान में रुई ठूस कर उनकी बातें सुन लिया करो। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ना चाहकर भी निभाने पड़ते हैं बेटा, पर इनके फ़ायदे भी होते हैं। सही कह रही हैं मम्मी जी। इससे तो एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ ना कि मुझे कोई दुविधा होगी तो मैं सबसे पहले आपको पूछ लूँगी, ताकि गलतफहमी पैदा ही ना हो। बुआ जी तो अनजाने में हमें और करीब ले आईं। इसलिए तो कह रही हूँ,
कर लो बर्दाश्त, सास की ननद को ननद ना होते हुए भी ननद का सुखद एहसास मिलने की बधाई हो बहू। ये बधाई तो नहीं स्वीकार करूँगी, पर हाँ, हमारे संबंध पारदर्शी होने की बधाई हम दोनों को मम्मी जी। अब वो जो बोलेंगी मैं लाउड स्पीकर पर रख दूँगी। मेरा अकेले का मन खराब तो नहीं होगा, उसके बाद हमें बात करने और हंसने का नया मुद्दा भी तो मिल जाएगा। ममता ने ये कहकर हाई फाइव के लिए हाथ बढ़ाया तो नैना ने भी हंसकर हाथ बढ़ा दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।